वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, जो कि सोशियोलॉजी का होगा और बीए फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। लिखित टाइप का ये मॉडल पेपर है। आपको बता दूँ कि इसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की पेपर जो है कल आपके हैं, खास करके सोशियोलॉजी के, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा यह लेक्चर। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास। और अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं, होने को हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप सभी लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर के बाद में जिनकी परीक्षाएं हो गई हैं, फिफ्थ सेमेस्टर की तैयारी करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर जी फिफ्थ सेमेस्टर की क्लासेस प्रारंभ करवा दीजिए। तो फिफ्थ सेमेस्टर की क्लासेस जो है थोड़ा अभी वेट करिए। जैसे ही फोर्थ सेमेस्टर की कक्षाएं, मतलब पेपर्स एक दो दिन और बचा हुआ है, वो समाप्त हो जाए, फिर उसके बाद में हम प्रारंभ करवाएंगे, ठीक है। तो उसको लेकर के आप चिंतित ना हो बिल्कुल भी। तो बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और आंसर्स आज के वीडियो के माध्यम से आप लोग जानने वाले हैं। आइए हम चर्चा करते हैं। 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है। अच्छा, आपको सोशियोलॉजी में पढ़ना क्या है? सोशियोलॉजी में आपको सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया के बारे में आपको जानना है, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। 2023 की परीक्षाओं के लिए 2024-25 इन सभी में भी यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। देखिए, 3 खंडों में आपका प्रश्न पत्र जो होता है बटा हुआ होता है। खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय, बा से लघु उत्तरीय और सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और आप सभी को पेपर पैटर्न तो सभी को पता ही होगा। अब चलिए हम चर्चा करते हैं। जो खंड आ होता है, यहाँ के सभी प्रश्न आपको करने होते हैं। 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर देना होता है, ठीक है। और अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग पैटर्न होता है। तो राम मनोहर लोहिया में आपको 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय मिलेंगे। 10 के 10 प्रश्नों को आपको करना होगा। 3 नंबर का एक प्रश्न होगा। इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है विचलन। अच्छा, विचलन यहाँ पर लिख दिया है। इसका मतलब, विचलन लिखने का मतलब ये है कि विचलन से आप क्या समझते हैं, या विचलन की परिभाषा दीजिए। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो विचलन क्या है? विचलन का मतलब आपको बता दूं, जैसे कि अगर कोई सामाजिक व्यवस्था है, कोई सामाजिक नियम है, सामाजिक क्रियाकलाप है, या पूरा गांव आपका कुछ किसी दूसरे विचारधारा को फॉलो करता है और आप उसी में से उन्हीं विचारधाराओं का उल्लंघन करते हैं और उसका विरोध करते हैं, जानबूझकर ऐसा करते हैं, तो वो होता है विचलन। आपको बता दूं कि जीवन की जो अनुपालन होता है खास करके, या विचलन जो होता है खास करके, आप सभी को पता होगा विचलन के बारे में आपको बता दूं। अच्छा, अनुपालन और विचलन, ये 2 शब्द आपको मैं बता दूं। अनुपालन भी एक प्रकार से आपका शब्द होता है। तो अनुपालन का मतलब होता है कि मतलब कि आप जो काम कर रहे हैं, जिसकी आपसे करने की उम्मीद की जाती है, आप वो काम समाज में कर रहे हैं। और विचलन का मतलब ये होता है कि आपसे जो उम्मीद समाज करता है, या समाज के या समूह के जो लोग होते हैं वो करते हैं कि भाई फला व्यक्ति फला काम करेगा, लेकिन आप वो काम नहीं करते हैं, आप उसके विपरीत काम करते हैं, या आप जिस विचारधारा को आपको फॉलो करना चाहिए आप उस विचारधारा को नहीं फॉलो करते, उसका आप विरोध करते हैं, ठीक है। तो जब आप विरोध करते हैं तमाम प्रकार के मापदंडों का, तमाम प्रकार के सामाजिक रीति रिवाजों का, तो वो होता है विचलन। उसको बोलते हैं सामाजिक विचलन। लेकिन सामाजिक अनुपालन एक शब्द होता है। सामाजिक अनुपालन ठीक विचलन के एक प्रकार से विपरीत होता है, या ऐसा कहें अनुपालन के विपरीत होता है विचलन। अनुपालन में क्या होता है, जैसे कि समाज में जो नियम कायदे हैं उनका अगर आप पालन कर रहे हैं, समाज जो आपसे एक्सपेक्टेशन आपका, मतलब समाज आपसे करे हुए है, उस आप जो आपसे समाज चाह रहा है, आप उसको दे रहे हो समाज को। यानी कि समाज चाह रहा है कि भाई ये रामू नाम का व्यक्ति है, ये एक प्रकार से धान बोएगा, या रामू नाम का व्यक्ति कथा सुनेगा, या रामू नाम का व्यक्ति हनुमान जी का सुंदरकांड करवाएगा। तो ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार से अनुपालन है। समाज चाहता है कि भाई, आपसे उम्मीद करता है कि भाई ये व्यक्ति ये काम करेगा, तो अगर आप वो काम करते हैं, आप उनके जो एक प्रकार से जो वो सोच रहे हैं उस पर आप खरे उतरते हैं, तो वो हो गया अनुपालन। लेकिन अगर आप उस पर खरे नहीं उतरते हैं, आप उसके विपरीत काम करते हैं, तो वो होता है विचलन, ठीक है। समझ में आ रही चीज़ें? तो विचलन उतना ही पुराना है जितना कि मानो समाज पुराना है। समाज में आप देखते हैं प्रत्येक युग में विचलन होता रहा है। कोई ना कोई व्यक्ति या कोई ना कोई समूह जो होता है समाज में विचलन जरूर पैदा करता है। आपको बता दूं, उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं, जैसे कि
कई प्रकार के लोगों ने विचलन के बारे में बताया भी है, जैसे कि इंकलस महोदय कहते हैं, बड़े अच्छे समाजशास्त्री हैं, कहते हैं कि सामाजिक विचलन तब पैदा होता है जब वह स्वीकृत आदर्शों से हटा हुआ हो और एक ऐसा कार्य एक ऐसा कार्य हो जिसके बारे में समाज या समुदाय या समूह उग्र महसूस करता हो, इतना उग्र कि ऐसी प्रतिक्रियाएं करता हो कि उस विचलित व्यवहार को होने ही ना दिया जाए, फिर नियंत्रण कर दिया, उस पर कंट्रोल कर लिया जाए। तो ये होता है विचलन। विचलन की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर के मैं आपको बताऊं, विचलन जो है समाज विशेष के संदर्भ में की जा सकती है, विचलन की परिभाषा दी जा सकती है। विचलन वह व्यवहार होता है जो उस समय के अधिसंख्यक सदस्यों के द्वारा अस्वीकृत है और जिसके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। कि समाज में ऐसा कायदा, ऐसा नियम, ऐसा मापदंड जिसके विरुद्ध कोई व्यक्ति जाता है तो उस पर नियंत्रण किया जाता है, उसको नहीं जाने दिया जाता है। अगर वो ऐसा कर देता है तो उसके खिलाफ दंड का प्रावधान भी किया जाता है। यानी विचलन एक प्रकार से आप बोले तो, अगर मैं आपको और सरल भाषा में बताऊं तो एक सामाजिक टाइप का अपराध होता है जो सामाजिक नियमों और रीति रिवाजों के खिलाफ होता है, सामाजिक अपराध टाइप का होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। विचलन में क्या होता है, सामाजिक आदर्शों के द्वारा एक प्रकार से सामाजिक आदर्शों को मानना होता है। अगर सामाजिक आदर्शों का आप अवमानना कर देते तो वो विचलन हो गया। ठीक है, तो विचलन के बारे में मैंने आपको विस्तार से आपको सारी चीज़ों के बारे में बताया भी था। तो विचलन वही होता है। विचलन के बारे में एक चैप्टर हमने पढ़ाया है, तो विचलन वाला चैप्टर अगर आप देखिएगा तो पूरा विस्तार से आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि विचलन का सीधा सा मतलब है क्या, कि समाज विरोधी काम करना। ठीक है, समाज में जो नियम है उन नियमों का उल्लंघन करना। ठीक है, जानबूझकर करना, जानते हैं कि भाई समाज इसके लिए आपको माफ़ नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अगर आप वो काम करते हो तो वो होता है सामाजिक विचलन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सामाजिक विचलन। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, अपराध। अपराध किसे कहते हैं भैया? अपराध एवं बाल अपराध। तो अपराध और बाल अपराध दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। अपराध क्या होता है भाई? तो अपराध के मुख्य रूप से दो पहलू होते हैं, एक तो सामाजिक स्तर पर अपराध और एक होता है कानूनी स्तर पर अपराध। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो जो सामाजिक अपराध होता है, सामाजिक नियम, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक मापदंडों का जब आप खिलाफ काम करते हो तो सामाजिक अपराध है। लेकिन जब आप किसी कानून का उल्लंघन करते तो होता है कानूनी अपराध। जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड है, जब आप उसमें लिखी गई धाराओं का विरोध करते हैं या उसमें लिखे गए नियम कायदे को या उसमें लिखी गई ऐसी बातों को करते हैं जिसके कारण से उसमें दंड का प्रावधान किया गया, तो वो अपराध कहा जाएगा। तो अगर आप देखिएगा कानूनी अपराध के बारे में, तो कानूनी अपराध की परिभाषा दी है जो है टम्पन महोदय ने, कहा कि अपराध जो होता है कानून संहिता के उल्लंघन में जानबूझ करके किया गया व्यवहार होता है, जो बिना किसी प्रतिरक्षा या औचित्य के किया जा गया होता है, जो राज्य के द्वारा दंडनीय होता है, तो ऐसा कृत अपराध होता है। माउरर कहते हैं कि अपराध कोई भी वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कानून का उल्लंघन किया जाता है। माइकल और एडलर महोदय कहते हैं कि व्यवहार का वह उदाहरण जो अपराध कानून के द्वारा अर्जित है, ठीक है, वो होता है अपराध। कुल मिलाकर के कानूनी रूप से वर्जित, ठीक है, कानूनी रूप से वर्जित, विशेष रूप से अपराध कानून के द्वारा निषिद्ध कार्यों को करना ही अपराध कहा जाता है और इसकी गंभीरता के अनुसार अपराध को दंड दिया जाता है, अपराध करने वाले व्यक्ति को दंड दिया जाता है। तो ऐसा कृत्य जिसको करने से आपको दंड मिले वो होता है अपराध। ठीक है, अपराध की सामाजिक परिभाषा की अगर बात की है तो सामाजिक परिभाषा में अलग अलग विद्वानों ने एक प्रकार से, इलियट और मैरिल बड़े ज़बरदस्त तरीके से कानूनी परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि अपराध कानून के द्वारा निषिद्ध या वर्जित वह कार्य होता है जिसके बदले में उसके कर्ता को, यानी जो ऐसा काम करता है जो कानून के द्वारा निषिद्ध कार्य है, जो व्यक्ति उस कार्य को करता है उसको मृत्युदंड भी मिल सकता है, उसको जुर्माने की सज़ा भी हो सकती है, कैद हो सकता है, काम घर, सुधार गृह या जेल के द्वारा उसको दंड दिया जाता है। तो ये होता है अपराध। अपराध एक सार्वभौमिक समस्या है जो कि प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में विराजमान होती है। और आपको बता दूं, हर एक समाज में अपराध की प्रवृत्ति के लोग होते ही हैं। अपराध को अंग्रेजी में क्राइम कहते हैं और ख़ास करके क्राइम हिंदी में और शब्द हैं जैसे कि जुर्म हो गया, कसूर, दोष, अपकृत, पातक, पाप, गुनाह, ये सब एक प्रकार से अपराध के हिंदी में शब्द हैं। क्राइम शब्द जो है वो लैटिन भाषा के क्रीमेन शब्द से उत्पन्न हुआ है। क्रीमेन का मतलब होता है अर्थ निर्णय देना, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? निर्णय देना, ठीक है। और ग्रीक में क्रीमेन शब्द का अर्थ क्या होता है? अलगाव या जो है संघ के रूप में या किसी निर्णय का बोध कराता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप देखते हैं अपराध होता है ऐसे कर्म को करना जो कि एक प्रकार से नहीं करना चाहिए आपको, या ऐसे कृत्य जिसके कारण आपको दंड मिलता है, ठीक है, वो अपराध होता है। अच्छा, बात की जाए सामाजिक अपराध की, तो सामाजिक अपराध में कई विद्वान आते हैं जैसे कि क्लिनार्ड हो गए, कार्डवेल हो गए। इन लोगों ने एक प्रकार से मतलब अपराध की सामाजिक परिभाषाएं दी। सामाजिक परिभाषाओं में जैसे हैकरवाल कहते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध या बाल अपराध का अर्थ व्यक्ति के ऐसे व्यवहार से होता है जो मानवीय संबंधों की इस व्यवस्था में बाधा डालते हैं जिसे समाज अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक समझता है। कुल मिलाकर के आप देखिएगा इसी प्रकार से क्लिनार्ड बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा देते हैं। कहते हैं कि अपराध जो होता है सामाजिक नियमों से विचलन होता है। अगर आप सामाजिक नियमों से विचलित हो जाते हैं, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक सामाजिक अपराध होता है विचलन, ठीक है। आप विचलित हो जाते हैं किससे? सामाजिक नियमों से। सामाजिक नियमों को आप नहीं मानते। विचलन माने होता है एक सीधा ट्रैक है, अब उससे आप हट जाते हैं, तो ये हो गया अपराध। एक नियमों की ये कतार है, श्रृंखला है, इससे आप हट करके कोई काम करते हैं तो वो होता है अपराध, सामाजिक अपराध, ठीक है। सेथना, डॉक्टर सेथना भी कानूनी परिभाषा देती हैं, ठीक है। सेथना कहती हैं कि अपराध की परिभाषा एक कार्य अथवा गलती पापमय या गैर पापमय के रूप में की जा सकती है जो संबंधित देश के विशिष्ट समय पर लागू कानून के अंतर्गत दंड के योग्य होती है। तो इस प्रकार से ये होता है अपराध, ठीक है। बात की जाए अगर बाल अपराध की, तो बाल अपराध जो होता है जब कोई बच्चा अपराध करता है, खास करके 18 साल से नीचे का लड़का अपराध करता है। अच्छा, ये सीमा जो होती है अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। किसी देश में 12 साल, किसी में 16, किसी में 14, किसी में 18, किसी में 20, किसी में 22, अलग अलग तरीके से एक प्रकार से अपराध को लेकर के बताएगा कि भाई बाल अपराधी कौन होंगे, ठीक है। तो बाल अपराध का मतलब जब कोई लड़का अपराध करता है तो वो अपराध होता है बाल अपराध, ठीक है। डॉक्टर सेथना कहती हैं कि बाल अपराध के अंतर्गत किसी ऐसे बालक या तरुण के गलत कार्य आते हैं जो संबंधित स्थान के कानून यानी जो इस समय लागू हुए होते हैं उसके द्वारा निर्दिष्ट आयु सीमा के अंतर्गत होता है, तो वो अपराध होता है बाल अपराध, ठीक है। माउरर कहते हैं कि बाल अपराधी वह व्यक्ति होता है जो जानबूझकर इरादे के साथ तथा समझते हुए समाज की रूढ़ियों की उपेक्षा करता है जिससे उसका संबंध है। कुल मिलाकर के आप देखते हैं बाल अपराध की प्रमुख रूप से 2 विशेषताएं होती। पहली कि यह अपराध निश्चित आयु से कम के बच्चों के द्वारा किया जाता है, और दूसरी बच्चों के वे व्यवहार जो कि लोक कल्याण के लिए अहितकारी सिद्ध होते हैं, तो वो होते हैं बाल अपराध, ठीक है। कुल मिलाकर के बाल अपराध की परिभाषा देते समय आवारा, आदतन आज्ञा का उल्लंघन करने वाला या सुधार से परे शब्दों का भी प्रयोग लोग करते हैं, ठीक है। तो ये होता है, आप देखते हैं कि जो बाल अपराधियों की उच्चतम आयु सीमा है मिस्र, इराक, लेबनान और सीरिया में 15 साल तक जो है बाल अपराधी माने जाते हैं। फिलीपींस, श्रीलंका, बर्मा और इंग्लैंड में 16 साल तक के बच्चों को बाल अपराधी कहा जाता है। भारत में 16 वर्ष या 18 वर्ष, ठीक है, अब तो 18 वर्ष हो गया, ऐसा कि 16 या 18 वर्ष के आसपास। ईरान, जॉर्डन, सऊदी अरब, थाईलैंड, इन सभी में 18 साल, जापान में 20 साल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अवधि अलग अलग देशों में बाल अपराधों की अलग अलग होती है। बाल अपराधों की बात की जाए तो बाल अपराध जो होते हैं, अब अमेरिका में राष्ट्रीय परिवीक्षा समिति में बाल अपराधी के बारे में बताया गया कि किसी प्रांत अथवा इसके किसी क्षेत्र के कानून अथवा मान्यता का उल्लंघन किया हो वो बाल अपराधी होगा। जो सुधार से परे, उद्दंड और अवज्ञाकारी हो, अपने माता पिता, अपने संरक्षक और कानून अधिकारियों के नियंत्रण से परे हो, जिसको स्कूल से अनुपस्थित रहने की आदत पड़ गई हो, जो इस प्रकार का व्यवहार करता हो जिससे जानबूझकर स्वयं उसकी या अन्य व्यक्तियों की नैतिकता अथवा स्वास्थ्य को हानि पहुंचती हो, तो ये होता है बाल अपराध। तो बाल अपराध की समस्या आदिकाल से चली आ रही है। आजकल तो बाल अपराधियों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है और इसलिए इसके कारणों और इसे समाप्त करने के उपायों पर आपको गहरा चिंतन करना चाहिए। और विकासशील और विकसित दोनों देशों में बाल अपराधियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाल अपराधियों के कई कारण होते हैं, कई परिणाम होते हैं, उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इन सभी चीज़ों के बारे में, हालांकि मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न, रिमांड होम या प्रोबेशन हॉस्टल। अच्छा, रिमांड होम या प्रोबेशन हॉस्टल क्या होता है? अच्छा, बाल अपराधी क्या करते हैं, जैसे किसी कानून या अध्यादेश को भंग कर दें, या स्कूल या घर से भागने की आदत पड़ जाए, या जानबूझ करके चोरी करें, कुकर्म करें, अनैतिक व्यक्तियों के साथ रहें,
और या फिर माता पिता अथवा संरक्षकों के नियंत्रण को ना माने, ठीक है। क्रीड़ा स्थलों पर अड्डे बनाएं, जानबूझ करके निंदनीय व्यक्तियों यानी बदनाम व्यक्तियों के घर में जाएं, ठीक है। अनैतिक और भद्दा व्यवहार करें, घर से बिना आज्ञा के अनुपस्थित रहें घर में, ठीक है। इस प्रकार से सिगरेट पिएं, शराब पिएं, मादक द्रव्यों का व्यसन करें, यौन अनैतिकताओं में फंसें, ठीक है। इस प्रकार से भिक्षावृत्ति करें, अशिष्ट प्रस्ताव रखें, नशे में साइकिल, मोटरसाइकिल और स्कूटर चलाएं, राजकीय और निजी बाल सुधारों से भाग जाएं, अशिष्ट प्रस्ताव रखें, ठीक है। उपद्रवी और उत्पाती बालक हों, तो ये सब एक प्रकार से ऐसे बालक जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं बाल अपराधी। तो इन सभी बालकों के लिए एक प्रकार से जैसे अपराधियों के लिए जेल वगैरह होती है, वैसे बाल अपराधियों के लिए रिमांड होम या प्रोबेशन हॉस्टल होता है। उसके बारे में आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये प्रश्न आपसे बन सकता है, रिमांड होम या प्रोबेशन हॉस्टल क्या है। तो रिमांड होम या प्रोबेशन हॉस्टल जो होता है, इन्हीं बाल अपराधियों को या बाल अपराधों को रोकने के लिए कुछ सुधारवादी संस्थाएं होती, चाहे ब्रोस्टल स्कूल की बात की जाए, ठीक है, या रिफॉर्मेटरी स्कूल की बात की जाए, या फिर जो है बाल बंदीगृह की बात करें, या रिमांड होम की बात करें, प्रमाणित स्कूल की बात करें, या बाल सलाह केंद्र की बात करें, बाल क्लब की बात करें, पोस्टर होम की बात करें, फोस्टर होम की, प्रोबेशन हॉस्टल की, किशोर न्यायालय की, ये सब ऐसी संस्थाएं जो कि बाल अपराधों को रोकने के लिए बनाई गई हैं। उनमें से रिमांड होम और प्रोबेशन हॉस्टल भी है। रिमांड होम जो होता है ये बाल अपराधियों को जो बाल अपराधियों के मामले होते हैं उनकी सुनवाई और जांच पड़ताल के दौरान इन्हीं सदनों में रखा जाता है। इनको जब तक सुनवाई होती है, हियरिंग होती है कोर्ट में, तब तक जो होता है रिमांड होम में बच्चों को रखा जाता है, ठीक है, ताकि उन पर अपराधियों का कुप्रभाव ना पड़ सके। और रिमांड होम के कार्यों के बारे में डी.बी. कुलकर्णी महोदय कहते हैं कि रिमांड होम के बहुपर्याय कार्य होते हैं। सुरक्षा का स्थान होने के साथ साथ वह स्थान है जहां बाल अपराधियों के अवलोकन और वर्गीकरण का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। विशेषतः प्रशिक्षित और अनुभवी प्रोबेशन अधिकारी खोज करते हैं और न्यायालयों के सम्मुख बच्चे के बारे में सभी आवश्यक तथ्य प्रस्तुत करते हैं कि बच्चा रिमांड होम में रहने के रह रहा है तो उसमें उसने क्या क्या गतिविधियां करी, तमाम प्रकार की चीज़ें बताते हैं। तो इस प्रकार से ये रिमांड होम होता है। प्रोबेशन हॉस्टल की बात की जाए तो इसके अंतर्गत प्रोबेशन अधिकारी के अधीन बच्चों को रखा जाता है और उनके पढ़ने का उचित प्रबंध भी आप देखते हैं इन्हीं अधिकारियों ने प्रोबेशन अधिकारियों के अधीन रखा जाता है कि भाई बच्चों का एक प्रकार से पढ़ने की व्यवस्था करें। प्रोबेशन अधिकारी उन बच्चों की रिपोर्ट जो होता है बाल न्यायालयों को भेजते हैं और अच्छे आचरण करने पर बच्चे को न्यायालय की सलाह पर छोड़ दिया जाता है। लगभग प्रत्येक राज्य में यह व्यवस्था उपलब्ध है। प्रोबेशन अधिकारी बाल अपराधियों को समाज में पुनर्स्थापना में सहायता करते हैं और बाल अपराधी को एक प्रकार से अपराधों की प्रवृत्ति से मुक्त करवाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो ये होते हैं प्रोबेशन हॉस्टल। चौथा प्रश्न आप देखिएगा। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी आपके पेपर लगे हुए हैं, आपके कमेंट आए कि सर जी सोशियोलॉजी का दीजिए, तो मैं एक प्रकार से अपने आप को रोक नहीं पाया। तबीयत इस समय मेरी डाउन चल रही है, ठीक है, तो मैंने सोचा कि भाई कुछ ना कुछ तो दिया ही जाएगा, चाहे जैसे भी दूंगा, किस तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। मद्यपान, इन सभी के बारे में ऑलरेडी हम और मॉडल पेपर दे चुके हैं, लेकिन आप लोग नया चाहिए यही कमेंट करते हैं। बाकी पुराने वीडियोस बहुत सारे पड़े हुए हैं प्ले लिस्ट में, आप लोग अगर उसको नहीं देखे तो देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों का प्यार है कि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ किसी भी स्थिति में हो। चलिए मद्यपान की बात की जाए। मद्यपान माने होता है मदिरा का पान करना। मद्यपान का मतलब सीधा सा दारू पीना, शराब पीना, ठीक है, ये होता है मद्यपान, ठीक है। और एक होता है मादक द्रव्य व्यसन, जिसमें आप चरस से लेकर के बीड़ी, शराब, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू ये सब खाते हैं, वो मादक द्रव्य व्यसन। तो मादक द्रव्य व्यसन और मद्यपान का लगभग मतलब एक ही लोग निकालते हैं, लेकिन कुछ अंतर होता है, फिर भी एक ही समझिए इसको आप, ठीक है। तो मद्यपान या मादक द्रव्य व्यसन एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो आज सभी देशों में चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि इनसे तीनों ही प्रकार के विघटनों, व्यक्तिगत विघटन, पारिवारिक विघटन और सामाजिक विघटन, इन तीनों को प्रोत्साहन मिलता है। विघटन क्या है? विघटन मतलब क्या होता है कि आपकी जो क्वालिटी व्यक्तिगत विघटन होगा, विघटन माने होता है कमी आना, हरासमेंट होना, आपके व्यक्तित्व में कमी आएगी, आपके परिवार में एक प्रकार से विघटन होगा, परिवार में झगड़ा लड़ाई होगी, समाज में आप झगड़ा लड़ाई करोगे, तो ये सब बढ़ता है अगर आप मादक द्रव्य व्यसन करते हो। मादक द्रव्य व्यसन एक ऐसी समस्या बन चुकी है, क्योंकि आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो ये बहुत पुराने समय से ऐसा आ रहा है। यूरोप, एशिया और सुदूर पूर्वी और पश्चिमी देशों में आप देखिएगा इसका प्रयोग किसी न किसी रूप में
पूरा बहुत पहले से होता आ रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में सोमरस नामक मादक द्रव्य तथा उसका भाग का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा आदित्य कई मादक द्रव्यों के प्रयोग को भारत में कुछ सीमा तक धार्मिक स्वीकृति भी मिली हुई है। जैसे भांग वगैरह को लेकर के शंकर भगवान के नाम पर लोग पीते हैं कि भाई बाबा भोलेनाथ पीते थे। गांजा हो गया, ठीक है, ये सब लोग करते हैं। मादक द्रव्य की अगर बात की, अच्छा आपको बता दूं यहाँ भारत में तो मान लेते हैं यही सब सीमित है, थोड़ा कम ही होता है, लोग गुटखा उटका खा लेते हैं, यही सब है से। लेकिन अब थोड़ा जो पढ़ लिख लोग लेते हैं तो चरस, अफीम और ये हीरोइन और नशे की गोलियां खाने लगते हैं, वो ज़्यादा एक प्रकार से नुकसान करती है। लेकिन दिखता कौन है जो कि भाई अगर आप भारत में रह करके अगर आप गुटखा और पान खा लेते हो तो आप बहुत बड़े नशेड़ी समझे जाते हैं। अगर पान आप खाते हो, तम्बाकू खा लेते हो तो बहुत सारे लोग टिप्पणी करेंगे अरे पढ़े लिखे नहीं इसलिए खाते हैं। और जो व्यक्ति पढ़ लिख लेते हैं, मैंने देखा है, वो सिगरेट और वो पीते हैं, क्या बोलते हैं, चर्स लेते हैं। तो ये भी एक प्रकार समस्या है, लेकिन वहाँ पर लोगों की नहीं जाती है। क्योंकि होता नहीं कि जो व्यक्ति गरीब है अगर वो कुछ खा पी रहा है तो उसको लेकर के बहुत सारे टीका टिप्पणियाँ लोग करते हैं, अरे गंवार है, ये है, वो है, दुनिया भर का, ठीक है। अकिल नहीं एक पैसे की, बिना पढ़ा नर पशु कहावत, यही सब बोलेंगे, ठीक है। मादक द्रव्य जो होता है ये एक प्रकार से अंग्रेजी में इसके लिए ड्रग शब्द का प्रयोग किया जाता है, और ड्रग का प्रयोग दवाई के लिए भी किया जाता है। बहुत सी दवाओं में मादक द्रव्यों का प्रयोग भी किया जाता है। तो मादक द्रव्यों का सबसे सरल वर्गीकरण दो श्रेणियों में आप कर सकते हैं। एक वे जो प्रतिबंधित हैं यानी गैर कानूनी है मादक द्रव्य, और दूसरे वे जो उपचार हेतु नुस्खा द्रव्य कहे जाते हैं, मतलब उपचार के लिए किसी रोग के में आपसे एक प्रकार से आते हैं। प्रतिबंधित मादक द्रव्यों में जैसे अफीम हो गया, मार्फिन हो गया, हीरोइन है, और इसके अलावा ब्राउन शुगर है, गांजा है जिसको गांजा को मरीजोना भी कहा जाता है, चरस है, कोफीन है, क्रेक है, LSD है। और उपचार के लिए जो एक प्रकार से मादक द्रव्य प्रयोग किए जाते हैं उसमें आता है जैसे MDMA हो गया, या एक प्रकार से स्टेसी हो गया, EVE हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी तमाम सारे, डाइन है, ठीक है, मेपरल है, MPTP है। तो ये सब नींद लाने वाले या उत्तेजना पैदा करने वाले पदार्थ हैं जिनके सेवन से मानव मस्तिष्क उड़ान भरने लगता है और तीव्र गति से काम करने लगता है। तो ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रतिबंधित हैं, जिनसे ज़्यादा शरीर को शारीरिक विघटन होता है और कुछ से बहुत कम होता है। तो जिससे बहुत कम होता है उनको एक प्रकार से नहीं रोका गया, बाकी लोगों को मतलब बाकी चीज़ों को रोका गया। मादक द्रव्य व्यसन में आप देखते हैं मदिरापान भी आ जाता है मादक द्रव्य या मद्यपान में, ठीक है। तो ये होता है मद्यपान, समझ में आ गई मद्यपान के बारे में कुछ बातें। और मद्यपान को लेकर के आप देखते हैं कई सारी चीज़ें होती हैं, और मादक द्रव्य व्यसन के कई प्रभाव होते हैं। अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तमाम प्रकार के आप सामाजिक नियमों की अवहेलना करने लगते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता है, इससे व्यक्तियों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। और इसके कारण से आप देखते हैं खास करके जो आपके आश्रित होते हैं वो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे आपकी शादी हो गई तो आपकी बीवी और आपके बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा, अगर आप पी करके घर पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ठीक है। कई प्रकार की शिक्षा का नुकसान होता है, श्रमिक की क्षमता कम हो जाती, काम करने की क्षमता कम हो जाती है, शारीरिक एक प्रकार से आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये होता है मद्यपान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आत्महत्या। आत्महत्या किसे कहते हैं भाई? तो आत्महत्या की परिभाषा या आत्महत्या के सिद्धांत को दिया दुर्खिम महोदय ने, ठीक है। लेकिन आत्महत्या शुरुआत से अगर बात की जाए तो आत्महत्या जो है व्यक्तिगत विघटन का एक रूप होता है। अपने आप को मिटा देना, जानबूझ करके अपने आप को मिटा देना, ऐसी सिचुएशंस का सामना ना कर पाना एक प्रकार से। और कैसी मतलब बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जिनका सामना लोग नहीं कर पाते और इसके कारण से लोग आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि व्यक्तित्व की स्वीकृति और व्यक्ति के अपने अंतःकरण की स्वीकृति पर आश्रित है उसका व्यक्तित्व। और आत्महत्या किसी व्यक्ति की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें वह अपने जीवन का अंत करने के लिए तत्पर हो जाता है। वास्तव में यह अत्यधिक नाजुक और व्यक्तिगत निर्णय होता है, साथ ही साथ यह आकस्मिक ना होकर के पूर्व नियोजित होता है कि पहले से पता होता है कि भाई अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा कर लेंगे, या ऐसा नहीं भी होता है तो एक पहले से प्रक्रिया के द्वारा कहीं ना कहीं पे वो बाध्य हो जाता है मनुष्य एक प्रकार से अपने जीवन को ख़त्म करने के लिए। कोई भी व्यक्ति आत्महत्या के बारे में अपने मित्रों तथा परिवार के सदस्यों से बातचीत तक नहीं करता है। और इसी अर्थ में खास करके एक मतलब इसी अर्थ में अगर देखें तो वह एक व्यक्तिगत निर्णय होता है आत्महत्या। और अत्यधिक नाजुक निर्णय इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि खास करके लैंगिक सहवास तक में दूसरे साथी की आवश्यकता होती है।
जबकि आत्महत्या में व्यक्ति स्वयं अपना जीवन समाप्त कर लेता है, किसी से बताता नहीं है, किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं करता है, खुद जा कर के कहीं नदी में कूद गया, कहीं ट्रेन के नीचे मर गया, कहीं फांसी लगा लिया, कहीं जो है दवाइयाँ खा ली नशे, मतलब वो एक प्रकार से जहर वगैरह खा लिया। तो इससे क्या होता है, ये किसी को बताता नहीं, व्यक्ति अपने पत्नी तक को नहीं बताता, अपनी प्रेमिका से भी नहीं बताता कि भाई मैं ये करने जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कुल मिलाकर के दुर्खीम महोदय आत्महत्या की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि आत्महत्या शब्द का प्रयोग मृत्यु के उन सभी प्रकारों के लिए किया जाता है जो कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से करने वाले व्यक्ति के सकारात्मक अथवा नकारात्मक कार्य का परिणाम है, जिसका कि उसे ज्ञान होता है कि मुझे मृत्यु मिलनी ही है। ठीक है। इलियट और मैरिल कहते हैं कि आत्महत्या व्यक्तिक विघटन का अंतिम दुखांत एवं अपरिवर्तनीय चरम बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है और यह व्यक्ति के दृष्टिकोण में होने वाले क्रमबद्ध परिवर्तनों का अंतिम स्तर होता है, जिसमें जन्म काल के समय उत्पन्न जीवन के प्रति अगाध प्रेम के स्थान पर जीवन के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है। कुल मिलाकर के आत्महत्या स्वयं अपने जीवन को समाप्त करने का एक प्रयास होता है। ठीक है, एक कोशिश होती है। आत्महत्या मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, दुर्खीम ने बताया। पहला होता है अहमवादी आत्महत्या, दूसरी होती है परार्थवादी आत्महत्या और तीसरी होती है अप्रतिमानित अथवा आदर्श विहीनता पर आधारित आत्महत्या। तो ये 3 प्रकार की आत्महत्या होती हैं जो कि दुर्खीम ने बताई। अगला प्रश्न, 6ठा नंबर प्रश्न आप देखिएगा, निर्धनता। निर्धनता किसे कहते हैं? तो निर्धनता से आपके परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, आत्महत्या के कई कारण भी होते हैं, उसको लेकर के आप लोग हमारा मॉडल पेपर अगर देखेंगे तो पता होगा। जैसे कि व्यक्तिगत कारणों में अगर कुछ लोग अपंग होते हैं, लंगड़ा होते हैं, लूला होते हैं, तो वो लोग आत्महत्या करने के लिए तत्पर होते हैं। जब समाज के जो लोग होते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। या एक प्रकार से कुष्ठ रोग से बहुत सारे लोग होते हैं। मानसिक स्वभाव, जैसे कुछ लोग क्रोधी होते हैं, भावुक होते हैं, अमोद प्रिय स्वभाव के होते हैं, वो लोग कर लेते हैं। कुछ लोग पागलपन के कारण से कर लेते हैं, विकृति या मानसिक दुर्बल व्यक्ति हैं वो कर लेते हैं। संवेगात्मक अस्थिरता के कारण से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। हीनता की भावना, निराशा और असफलता पाने से, जुआ, मद्यपान, यौन स्वच्छंदता, इन सभी से एक प्रकार से ये सब व्यक्तिगत कारण जिनके कारण से लोग आत्महत्या करते हैं। पारिवारिक कारणों में से भग्न परिवार, परिवार में कलह, दुखी या असमंजसपूर्ण दाम्पत्य जीवन हो गया, पति पत्नी में झगड़ा होता है, रोमांस में कमी है, सदस्यों का दुर्व्यवहार घर के लोगों का, तो एक प्रकार से पारिवारिक कारण ये भी हो सकता है। धार्मिक कारणों में धार्मिक रूढ़ियाँ और प्रथाएं, कुरीतियाँ कभी कभी इतना हावी हो जाती है कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण, ये भी एक प्रकार से कभी कभी धार्मिक दृष्टिकोण के कारण से भी लोग करते हैं धर्म को लेकर के। सामाजिक कारणों में दोषपूर्ण सामाजिकरण या सामाजिक एकता का अभाव, जैसे दहेज को लेकर के लोग आत्महत्या करते हैं। रोमांस, विधवा विवाह निषेध, तो इन सभी के कारण से लोग आत्महत्या करते हैं। ठीक है। इसके अलावा आर्थिक कारण में जैसे निर्धनता के कारण लोग बहुत ज़्यादा लोग आत्महत्या करते हैं। बेरोजगारी के कारण से, भ्रष्टाचार के कारण से, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है इसके कारण से, व्यापार में असफलता मिल जाए तो उसके कारण से लोग करते हैं। कुछ लोग तो भाई भौतिक कारणों से करते हैं, मौसम के बदलने से करते हैं। कुछ लोग बाढ़ अकाल आ गया तो उससे आत्महत्या करते हैं। कुछ लोग एक प्रकार से बहुत ज़्यादा जनसंख्या, जब गतिशीलता जनसंख्या में जनसंख्या बढ़ने लगती तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो आत्महत्या के कई कारण होते हैं। अगला प्रश्न, निर्धनता। निर्धनता किसे कहते हैं भाई? निर्धनता की अगर बात की जाए तो निर्धनता एक सापेक्षिक अवधारणा होती है और उसका मापदंड व्यक्तियों को न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं ना प्राप्त हो सकना होता है कि भाई वो जो चाह रहे हैं या जिससे उनका जीवन स्तर सही रह सके, वो आवश्यकताएं, वो वस्तुएं उनको नहीं मिल पाती, तो वो व्यक्ति निर्धन होता है। न्यूनतम जीवन स्तर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होने के कारण से निर्धनता के किसी साधारण मापदंड का निर्धारण नहीं किया जा सका कि क्या निर्धनता का मापदंड होगा, क्या सीमा होगी। गिलिन और गिलिन कहते हैं कि निर्धनता वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति अपर्याप्त आय तथा विचारहीन व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को उतना ऊंचा नहीं रख पाता जिससे उसकी शारीरिक और मानसिक कुशलता बनी रह सके, और वह तथा उसके आश्रित समाज के स्तर के अनुसार जिस समाज का वो सदस्य हैं उस समाज के अकॉर्डिंग वो अपने आप को नहीं रख पाते, तो उनसे स्तर डाउन होता, तो वो डाउन वाला स्तर जो होता निर्धनता कही जाती है। कोडार्ड करते कि निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव है या अपर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य तथा कुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि भारत एक धनी देश है किंतु यहाँ के निवासी निर्धन हैं। भारतीय परिस्थितियों में यह कथन बिल्कुल सही प्रतीत होता है, चूँकि भारत में प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता है। यहाँ अधिक संख्या और व्यक्तियों में कार्यकुशलता होने के बाद भी यहाँ के अधिकांश
व्यक्तियों का जीवन स्तर काफ़ी निम्न है। और चूँकि आप देखते हैं इसका कारण भी कई सारा है, निर्धनता का, जाति व्यवस्था, व्यवसाय से लगाव या संयुक्त परिवार व्यवस्था, ठीक है, अशिक्षा, स्वास्थ्य का निम्न स्तर, घनी और गंदी बस्तियाँ, कर्मकांडों पर अपव्यय, आर्थिक कारणों में पिछड़ी हुई खेती, ठीक है, उद्योगों का असंतुलित विकास, योग्य उत्पादकों की कमी, धन का दोषपूर्ण और अनुपयोगी संचय, इसके अलावा श्रमिकों में पर्याप्त कार्यकुशलता का अभाव, प्राकृतिक प्रकोपों की सामान्य पुनरावृत्ति, तस्करी और भ्रष्टाचार, मद्यपान, मादक द्रव्य व्यसन, तमाम प्रकार के कारण हैं। इसके अलावा राजनीतिक कारण में भी ब्रिटिशर्स लोग अपना शोषण किए, मुस्लिम लोग आए, सभी लोगों ने एक प्रकार से भारत से खजानों को लूटा ही और भारतीय धन को समाप्त ही किया, ठीक है। तो ये सब निर्धनता है। अगला प्रश्न है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा क्या होती है? घरेलू हिंसा मतलब होता है सीधा सीधा, जैसे कि आप किसी महिला पर अत्याचार करें, खास करके यही आप लोग अर्थ लगाते हैं घरेलू हिंसा का। लेकिन घरेलू हिंसा थोड़ा सा इससे और अलग भी है। महिलाओं पर हिंसा करना घरेलू हिंसा तो कही जाती है, लेकिन अगर आप वृद्धों पर या आप बच्चों पर हिंसा करते तो वो भी घरेलू हिंसा ही कही जाती है, ठीक है। तो घरेलू हिंसा से अभिप्राय होता है परिवार के अंदर होने वाली जो हिंसा होती है उसी से, जिसमें कोई एक वयस्क सदस्य जो होता है वो एक प्रकार से अपने संबंधियों को या उससे जो रिलेटेड व्यक्ति हैं, उसके लड़के हैं, उसकी बीवी है, उसके माता पिता हैं, उन सभी को एक प्रकार से अपनी शक्ति के दुरुपयोग या अपने, चूँकि वो कमाता तो इसलिए धौंस जमाता है, मारता पीटता है, डांटता है, दुर्व्यवहार करता है, भौतिक, लैंगिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक, आर्थिक, इन सभी तरीके से धमकी देता है, तो इसको बोलते हैं घरेलू दुर्व्यवहार या घरेलू हिंसा। यही सब आप बोल सकते हैं इनको, ठीक है। स्ट्रास महोदय कहते हैं कि किसी को नुकसान या चोट पहुंचाने की दृष्टि से उस पर जानबूझ करके किया गया आघात जो होता है उसको हिंसा कहते हैं, चाहे उसे वास्तव में चोट पहुंचाने की दृष्टि से उस पर जानबूझ कर किया गया आघात हो, चाहे उसे वास्तव में चोट ना पहुंचाई गई हो, लेकिन अगर वो प्रयास भी कर रहा तो घरेलू हिंसा ही या हिंसा कही जाएगी। और यही बात जब घर में की जाती तो उसको हम घरेलू हिंसा कहते हैं। घरेलू हिंसा से स्त्रियों का संरक्षण अधिनियम आया 2005 में, उसमें घरेलू हिंसा के बारे में कहा गया कि घरेलू हिंसा वास्तविक दुर्व्यवहार अथवा शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, भावात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार की धमकी है। गैर कानूनी रूप से दहेज की मांग के लिए स्त्रियों अथवा उसके नातेदारों के उत्पीड़न को भी खास करके आप घरेलू हिंसा मान सकते हो। कुल मिलाकर के घरेलू हिंसा में दहेज हत्याएं होती हैं, शारीरिक प्रताड़ना भी दी जाती है, भावात्मक और लैंगिक दुर्व्यवहार भी किया जाता है। ये सब घरेलू हिंसा के स्वरूप हैं। नारी हत्या की जाती है, भ्रूण हत्या की जाती है, वैवाहिक शोषण किया जाता है, आर्थिक शोषण किया जाता है, विधवाओं के प्रति हिंसा, वृद्धों को एक प्रकार से वृद्धों के लिए हिंसा, वृद्धों पर हिंसा, तो ये सब होते हैं घरेलू हिंसा, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। अंतः और अंतर पीढ़ी संघर्ष। देखिए, अंतः पीढ़ी संघर्ष का मतलब होता है जब दो पीढ़ियों के बीच में आपस में, मतलब दो पीढ़ी नहीं होती हैं, एक ही पीढ़ी के बीच में जब संघर्ष होता है, वैचारिक मतभेद होता है, तो उस मतभेद को या उस प्रकार के संघर्ष को, विचारों के बीच में जो संघर्ष होता है उसको अंतः पीढ़ी संघर्ष। अंतर पीढ़ी संघर्ष होता है जब दो पीढ़ियों के बीच में संघर्ष होता है, तो वो पीढ़ी होती है एक प्रकार से अंतर पीढ़ी संघर्ष। अभी एक मूवी हमने देखी थी अंतर पीढ़ी संघर्ष की, बड़ी धाकड़ मूवी है, उसमें विचारों की इतनी ज़्यादा एक प्रकार से मारा मारी है, ठीक है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त मूवी है, ठीक है। तो अंतर पीढ़ी संघर्ष की अगर बात की जाए तो आपके जैसे बाबा जी हैं और आप हो, और आप दोनों के विचार मैच नहीं करते हैं, आप दोनों के वैचारिक मतभेद हैं, वो पुराने रीति रिवाज या ख्यालों को मानते हैं, आप नए आधुनिकता में आते हैं, आप कटी फटी जीन्स पहनते हैं, वो धोती कुर्ता गौछा रखते हैं, तो ये सब एक प्रकार से आप वस्त्र के हिसाब से देखेंगे तो भी मतभेद मिलेगा, विचारों में भी एक प्रकार से मतभेद मिलेगा। वो एक प्रकार से कहेंगे कि बेटा सुबह उठो, आप जो है 10 बजे उठते हैं, रात में आप 12-1 बजे सोते हो, मोबाइल देखते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे वो कहते नहीं होंगे कि अरे जब से मोबाइल चली गई तब से लड़के एकदम से बर्बाद हो गए। 4 आदमी ठंडी में खा सके, जब 4 आदमी या कोनो ब्याह शादी ठन थी, तो जब 4 बुढ़वे इकट्ठा हुए थे तो यह तो बतुआत हैं, का बतुए हैं, अरे जब से मोबाइल चल गए लड़के एकदम से बर्बाद हो गए, इन्हें और कोनो काम धंधा तो राहत नहीं, दिन बार वह मोबाइल कोचे रही हैं, टिकी टिकी वह करा करी हैं। तो ये जोन है, ये का सब बैठ के क्यों बतुआते हैं, वृद्ध लोग क्यों बात करते हैं, यही लिए बतुआत हैं, क्योंकि वह कभी मोबाइल चलाएं तो है नहीं। अब बुढ़ाई ये है, उनके बचपन में वैसा गोली खेलते रहे, कंचा खेलते रहे, गुट्टा खेलते रहे, गुल्ली डंडा खेलते रहे,
ठीक है। तो वह इस वजह था कि लड़के एक प्रकार से ये वीडियो गेम खेलत हैं। आज जब हमने वह अपनी उम्र पर दूसर कुछ करीन और आज समय बदल गया तो आज दूसर लोग करते हैं। आज मोबाइल मान लो छोटे लड़के, लड़का पैदा ना ही भा है वही 2 महीने का भा है, वह मोबाइल के बारे में जानते हैं, वो स्क्रीन टच मोबाइल चला रहे थे, लाख खोल लिए थे, कुल कर लिए थे। तो ये सब का हुआ, ये सब वैचारिक मतभेद हुए। क्योंकि समय जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे जो मनुष्य के क्रियाकलाप है, मनुष्य के कृत्य है, मनुष्य का व्यवसाय है, मनुष्य का वेशभूषा है, पहनावा ओढ़ावा है, बोल चाल है, वो सब परिवर्तित होता जा रहा है। और इसी परिवर्तन में जो परिवर्तित अपने आप को कर लेता है वो तो ठीक है, अगर जो परिवर्तन नहीं कर पाता अपने इसके हिसाब से, वो एक प्रकार से फिर ऐसे मतभेद होते हैं, लड़ाई होती है, झगड़ा होती है, विचारों में संघर्ष होता है, वो तर्क रखेंगे। हालांकि ना पुराना विचार बेकार है ना नया विचार बेकार है, दोनों। अब नए विचार में जो लड़के हैं वो नए विचार को फॉलो करते हैं, उनको वही अच्छा लगता है, जो पुराने पुराना फॉलो करते हैं उनको वो अच्छा लगता है। दोनों की अलग अलग दृष्टि है, किसी को अच्छा किसी को बुरा आप नहीं कह सकते। ठीक है कि भाई ये व्यक्ति बुरा है, ये व्यक्ति अच्छा है, उसके मापदंड अलग है, आपके मापदंड अलग है। ठीक है, जो व्यक्ति चोरी करता है वो भी अपने आप को बुरा नहीं मानता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि चोरी वो भी जो करता है वो अपनी कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद में ही करता है कि भाई उसको चोरी करने पर समाज के द्वारा ही मजबूर किया गया कहीं ना कहीं पे, या वो एक प्रकार से कई चीज़ें हैं, तो इस पर चर्चा करेंगे, बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए, तो अंतःपीढ़ी और अंतरपीढ़ी संघर्ष का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अंतःपीढ़ी संघर्ष क्या है? अंतःपीढ़ी संघर्ष की अगर बात की जाए तो एक ही पीढ़ी के बीच में जब संघर्ष होता है तो उसको अंतःपीढ़ी संघर्ष कहते हैं। अंतरपीढ़ी संघर्ष जब 2 व्यक्तियों या 2 पीढ़ियों के बीच पारस्परिक विरोध इस सीमा तक बढ़ जाता है कि एक पीढ़ी के द्वारा दबाव, धमकी या उत्पीड़न के द्वारा दूसरी पीढ़ी के लोगों को दबाया जाने लगता है, तब इस दशा को हम अंतरपीढ़ी संघर्ष के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, और वर्तमान समय में अंतरपीढ़ी संघर्ष बहुत ज़्यादा है। अंतरपीढ़ी संघर्ष खास करके बहुत ज़्यादा है, अंतःपीढ़ी संघर्ष तो बहुत कम होता है। चूँकि हमारे जैसे मतलब अब होता है कभी कभी अंतरपीढ़ी संघर्ष की भाई 2 समान विचारधारा के लोग, एक ही उम्र के लोग हैं लेकिन 2 समान विचारधारा नहीं है, उनमें विचारधाराओं में अंतर है। जैसे कुछ लोग हैं कि वो मार्क्सिस्ट हैं, मतलब वामपंथी, कुछ लोग दक्षिणपंथी हैं, तो ये भी एक प्रकार से वामपंथ और दक्षिणपंथ से अंतःपीढ़ी संघर्ष है, मतलब एक ही पीढ़ी के अंदर संघर्ष हो रहा है। और अंतरपीढ़ी संघर्ष 2 पीढ़ियों के बीच में संघर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, विकास की अवधारणा। विकास मतलब क्या होता है? सामाजिक विकास। विकास जैसे कहीं पर बांध बन रहा है, कहीं पर अब देख रहे पहले झोपड़ी का एक प्रकार से अब घास फूस का घर होता था, अब पक्के मकान का घर हो रहा है, रोड बन रही है चौड़ी चौड़ी बढ़िया बढ़िया, फ्लाईओवर बन रहे, मेट्रो के जो है ट्रेनें आ रही नई नई, तो ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार से विकास हो रहा है। तो विकास परिवर्तन का एक विशेष रूप होता है और प्रतिमान भी होता है। आपको बता दूं, समान रूप से हम विकास और प्रगति शब्दों का प्रयोग समान अर्थ में कर लेते हैं, और शुरुआत में ही यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रगति की अवधारणा विकास से अलग होती है। कोई भी वह परिवर्तन जो समाज के द्वारा इच्छित और अनुकूल दिशा की ओर होता है उसको हम प्रोग्रेस यानी प्रगति कहते हैं। इसका अर्थ है कि परिवार, राजनीति, संस्कृति, धर्म, स्वास्थ्य, उत्पादन और समाज कल्याण के क्षेत्र में जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं तब इस दशा को आप प्रगति कहेंगे। स्पष्ट है कि प्रगति का संबंध सामाजिक मूल्यों से है। किसी समाज में वहाँ के मूल्यों के अनुसार जिन लक्ष्यों को अधिक महत्व दिया जाता है उन्हें प्राप्त कर लेना प्रगति है। इसके विपरीत विकास का संबंध आर्थिक वृद्धि के माध्यम से प्राप्त की गई प्रगति से होता है। विकास का मतलब, विकास में देखिए विकास कई प्रकार का, डेवलपमेंट में आपके शारीरिक विकास भी हो गया, मानसिक विकास भी हो गया। ठीक है, जैसे आप पहले बेना हाँकते थे गर्मी में, आज पंखा चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, तो ये भी विकास हो रहा है, भौतिक साधनों का विकास हो रहा है, तो ये विकास होता है। बाटोमोर कहते हैं कि समाजशास्त्रीय अर्थ में विकास शब्द का उपयोग ऐसी दशा के लिए किया जाता है जिसमें मनुष्य अपने ज्ञान और कुशलता के द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभावों से छुटकारा पाने में सफल हो जाता है। सैमुअल्सन कहते हैं कि आर्थिक शक्तियों में होने वाली वृद्धि को विकास का नाम देते हुए इन्होंने कहा कि विकास से संबंधित परिवर्तन मुख्य रूप से आर्थिक वृद्धि को स्पष्ट करता है कि इकोनॉमी के क्षेत्र में विकास हो रहा है। योगेंद्र सिंह कहते हैं कि नए आविष्कारों तथा व्यवहार के नए तरीकों के द्वारा समाज में होने वाले नियोजित सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को ही विकास कहा जा सकता है। कुल मिलाकर के अच्छा, गुरनाल मिर्डल की एक पुस्तक है एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा पुस्तक में गुरनाल मिर्डल कहते हैं कि
आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में व्यवहार के नए और तार्किक साधनों की खोज के द्वारा उपयोगी परिवर्तन लाना ही विकास कहलाता है। कुल मिलाकर के विकास वह परिवर्तन होता है जो नई प्रौद्योगिकी, आर्थिक साधनों और तार्किक ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होता है। और इसी आधार पर दुनिया के समाजों को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला विकसित समाज, दूसरा विकासशील समाज और तीसरा अल्प विकसित समाज। तो ये होता है विकास की अवधारणा। अच्छा, जब विकास होता है तो विस्थापन की समस्या भी उत्पन्न होती है, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई आविष्कार होते हैं, वो भी विकास होते हैं। औद्योगिकरण के द्वारा विकास होता है, ज्ञान का संचय, ज्ञान के द्वारा विकास होता है। प्रौद्योगिकी, शिक्षा का प्रसार हो रहा है, वो भी विकास है। संस्कृतियों से आप अन्य संस्कृतियाँ, जैसे अन्य कल्चर से आप संपर्क स्थापित कर पा रहे हैं, वो भी विकास है। गतिशीलता, आप कहीं पर जा आ रहे हैं तो उससे भी विकास हो रहा है, ये है विकास की अवधारणा। अगला प्रश्न है आतंकवाद। आतंकवाद किसे कहते हैं भाई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। आतंकवाद की अगर बात की जाए तो आतंकवाद जो होता है, आतंक के प्रति श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के भाव को ही आतंकवाद कहते हैं। यानी आतंकी श्रद्धा या आतंक के प्रति जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है, प्रेम रखता है, भक्ति भाव रखता है, आतंकियों को शरण देता है, वो भी आतंकवादी होता है। और ये विचारधारा फॉलो करने वाले व्यक्ति आतंकवादी कहलाते हैं। उषा श्रीवास्तव कहती हैं कि आतंकवाद को हम एक प्रकार से कई चीज़ों के माध्यम से परिभाषित कर सकते हैं। उन्होंने पहली बात बताई कि आतंकवाद एक विचारधारा है जो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्तियों के मन में आतंक, भय तथा दहशत उत्पन्न करके अपने इच्छित लक्ष्य की पूर्ति करना चाहता है। दूसरी बात, आतंकवाद वह विचारधारा है जिसके द्वारा एक आतंकी अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति, समूह या समुदाय में भय, डर या दहशत उत्पन्न करने में जरा भी संकोच नहीं करता। तीसरे तरीके से इसी को आप कह सकते हैं कि आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें एक आतंकवादी हिंसात्मक तरीके से अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। कुल मिलाकर के अगर कहें तो कह सकते हैं कि आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल के प्रयोग में विश्वास करती है, किंतु आतंकवाद के पीछे कभी कभी महान और उचित उद्देश्य भी जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये होता है आतंकवाद। आतंकवाद की बात की है तो भारत में आतंकवाद का जो वर्तमान स्वरूप है वह कश्मीर की समस्या को लेकर के उपजा है। 1977 ईस्वी तक कभी किसी ने ISI अथवा पंजाब या कश्मीर में आतंकवाद की बात नहीं सुनी थी। और इसका कारण ये था कि उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। वे पाकिस्तान में चल रहे सिंध आंदोलन को नैतिक और हर किस्म का समर्थन देती थी। और इस आंदोलन से पाकिस्तान इतना परेशान था कि उसे भारत की तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं थी। 1977 ईस्वी में जनता सरकार ने खास करके इस आंदोलन को सहायता देना बंद कर दिया और यह आंदोलन मृत हो गया। और उसके बाद पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में हरकतें करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब अपने घर में लड़ाई होगी तो दूसरों के घर में लोग मज़ा लेने नहीं जाएंगे, और जब अपने घर में एक प्रकार से लोग सुखी रहेंगे तो दूसरों का मज़ा ज़रूर लेंगे। तो प्रमुख आतंकवादी संगठन का विकास होता गया, जैसे कि जैश ए मोहम्मद हो गया, लश्कर तोयबा हो गया, अल बदर हो गया, हरकत उल मुजाहिदीन। तो ये सब एक प्रकार से कई आप देखते हैं जैसे कि इन संगठनों के बाद भी और कई सारे संगठन हैं जो काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ये उल्फा कहा जाता है इसको। नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ठीक है। इसके अलावा आइजक मुइबा, इसका दूसरा जो है खापलांग गुट कहा जाता है इसको, ठीक है। इसके अलावा नेशनल डेमोक्रेटिक ऑफ बोडोलैंड, इसको NDFB कहा जाता है। इसके अलावा UNLF, इसके अलावा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ठीक है। ये सब एक प्रकार से आतंकवादी गिरोह हैं जो कि आतंकवादी गतिविधियों को एक प्रकार से बढ़ावा देते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, देखिए केवल 4 या 5 प्रश्न आपको करने हैं। राम मनोहर लोहिया में 4 प्रश्न, बाकी यूनिवर्सिटी में 5 प्रश्न। खंडवा से तो 1.5 शब्द में राम मनोहर लोहिया में आपको लिखना है, 2 शब्दों में अन्य विश्वविद्यालय में लघु उत्तरीय प्रश्न है। चूँकि राम मनोहर लोहिया में 2 घंटे का समय दिया जाता है और अन्य विश्वविद्यालय में 3 घंटे का दिया जाता है, इसलिए राम मनोहर लोहिया में थोड़ी शब्द सीमा कम होती है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, विस्थापन को लेकर के प्रश्न है। विस्थापन तथा पुनर्वास संबंधी सुझावों की पर चर्चा कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर बात की जाए विस्थापन या पुनर्वास की, तो विस्थापन जो होता है भारत में आप देखते हैं स्वतंत्रता के बाद से लगातार विकास कार्यक्रम जो है होते रहे हैं, और विकास जब होता है तो विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है। आपको बता दूं, विकास जैसे कोई बांध बना तो बांध बनने से क्या होता है, जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है। जहाँ जहाँ जल भरता है तो आसपास के इलाके जो होते हैं जल
मग्न हो जाते हैं, जल में डूब जाते हैं, तो वहाँ से लोगों को भागना पड़ता है। ठीक है, कोई फैक्ट्री बनने तो वहाँ से लोगों को भागना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं विस्थापन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना विस्थापन कहलाता है। और विस्थापन का सबसे महत्वपूर्ण कारण है विकास। विकास की गतिविधियों के द्वारा लोग एक प्रकार से अपने घर द्वार को छोड़ करके उनको भागना पड़ता है, तो होता है विस्थापन। पुनर्वास एक प्रकार से होता है कि दूसरे स्थान पर जाकर के रहना। ठीक है, आप देखते हैं सबसे पहले यह आवश्यक है कि विभिन्न विकास कार्यक्रमों को लागू करने से पहले आपको विशेषज्ञों के द्वारा क्षेत्रीय अध्ययन किए जाएं, और जिससे कम से कम लोगों का एक प्रकार से मूल स्थान से उनको हटना पड़े। तो ऐसे जगह पर फैक्ट्री वगैरह स्थापित करें जहाँ पर लोग ज़्यादा ना रह रहे हों। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, कुल मिलाकर के आप देखते हैं यही होता है पुनर्वास और एक प्रकार से विस्थापन। अच्छा, विस्थापन या पुनर्वास या विकास के कार्यक्रमों को करने से पहले आपको यह भी बात ध्यान देना चाहिए, ये भी सुझाव है कि नए कारखानों का निर्माण करने के लिए ऐसे क्षेत्रों को चुनना जरूरी है जहां की भूमि बंजर या अनुपयोगी हो। इससे कृषि उत्पादन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को भी रोका जा सकता है। इसके अलावा औद्योगिक आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है, लेकिन औद्योगिकरण के लिए एक संतुलित नीति से विस्थापन की समस्या को कम किया जा सकता है। कुल मिलाकर के जनजातियों और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों में विस्थापन की समस्या को रोकने के लिए वन नीति को व्याकरणिक बनाना आवश्यक है। वन संरक्षण के नाम पर जनजातियों को जंगलों से जड़ी बूटियां एकत्रित करने से रोकना उचित नहीं है। तो कई प्रकार के सुझाव आप दे सकते हैं। इसके अलावा विस्थापन की समस्या के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए विस्थापितों के पुनर्वास की व्यवस्था योजना बनाना आवश्यक होता है कि पहले भाई अगर वहाँ पर हम बांध बना रहे हैं या कोई फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं तो उससे कितने लोगों को हानि होगी, कितने लोगों का घर डूबेगा, तो उन सभी के लिए पहले से व्यवस्था कर देना कि उन सभी को उचित तरीके से उनको मुआवजा देना, उनकी ज़मीन का, सारी चीज़ों को करना। ये सब आपको सुझाव आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, बेरोजगारी का अर्थ, परिभाषा और प्रकारों पर प्रकाश डालिए। बेरोजगारी किसे कहते हैं भाई, आप सभी को पता होगा। बेरोजगारी शब्द जो है रोजगार का विपरीत शब्द है, और ये सभी व्यक्ति जो किन्हीं कार्यों अथवा व्यवसाय में लगे हैं उन्हें अर्थ संबंधित सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रोजगारी कहते हैं, या रोजगार में लगे हुए व्यक्ति कहते हैं। तो रोजगार मतलब कि जो अपने एक प्रकार से टैलेंट का प्रयोग करके रुपया पैसा कमा रहे हैं, वो होता है रोजगार। परंतु बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो स्वस्थ होते हैं, काम करने की इच्छा भी रखते हैं, परंतु उनको काम नहीं मिल पाता है। ऐसे सभी व्यक्ति बेरोजगारी या बेकारी की श्रेणी में आते हैं। और बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वस्थ होते हैं परंतु कार्य करने की इच्छा नहीं रखते हैं, आलस्य में ही पड़े रहना चाहते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को बेकार नहीं कहा जा सकता है। अतः साधारण अर्थों में रोजगार का अभाव ही क्या है, बेरोजगारी है। ठीक है, फेयर चाइल्ड कहते हैं कि बेरोजगारी मजदूरी करने वाले समान वर्ग के एक सदस्य का सामान्य समय में समान वेतन और समान काम करने की दशाओं में वेतन मिलने वाले काम के अनिच्छापूर्वक या ज़बरदस्ती अलग कर देना होता है। कुल मिलाकर के कार्ल प्रिवास कहते हैं कि बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति उपलब्ध मांगों से अधिक होती है। कुल मिलाकर के ऐसे लोग जो कि एक प्रकार से काम करने की इच्छा रखते हैं, काम करना जानते भी हैं, लेकिन सीटें कम हैं और काम नहीं कर पाते हैं, बेरोजगारी वही होती है। ठीक है, तो ये होगा बेरोजगारी की अर्थ और परिभाषा। बेरोजगारी के प्रकार पूछा गया, तो बेरोजगारी मुख्य रूप से कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, मुख्य रूप से दो प्रकार की आप बांट सकते हो। पहला कृषि बेरोजगारी। अच्छा, कृषि बेरोजगारी में तीन प्रकार की बेरोजगारी होती है। एक होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, एक होती है मौसमी बेरोजगारी, और एक होती है सामान्य बेरोजगारी। कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी खास करके इसमें प्रच्छन्न रूप से बेकार व्यक्ति होता है जो ऊपर से काम पर लगा हुआ दिखाई देता है, परंतु अगर वह काम ना भी करे तो कुल उत्पादन में कोई अंतर नहीं होता है। इसका कारण यह है कि उसका उत्पादन में अपना योगदान शून्य के बराबर। जैसे कि चार भाई हैं और एक दुकान खोल लिए हैं, तो चारों भाई एक प्रकार से दूसरी दुकान पे बैठते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। एक व्यक्ति भी दुकान देख सकता है और चार व्यक्ति अगर चाहो तो उसी में लगे रहो, तो इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। 10 बीघा खेती, तो उसी में आप चाहे चारों व्यक्ति लगे रहो, चाहे एक ही व्यक्ति मिल करके इधर उधर से करवा लो। ठीक है, तो वो होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी कि भाई मतलब आपको दिखाई देने में सभी लोग काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी उस काम का कोई मतलब नहीं है, तो होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। दूसरी होती है मौसमी बेरोजगारी। कृषि एक ऐसा व्यवसाय होता है जिसमें श्रमिकों की आवश्यकता पूरे साल एक जैसी नहीं होती। फसल के बुआई के समय और कटाई के समय अधिक व्यक्तियों की ज़रूरत होती, मजदूरों की ज़रूरत होती, फिर उसके बाद में कई महीनों तक उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती, तो ये होती है मौसमी बेरोजगारी। तीसरी होती है सामान्य बेरोजगारी।
कृषि के यंत्रीकरण से क्या हो गया है कि कृषि श्रमिकों की संख्या में कमी होती जा रही है, इसलिए भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या बेकारों में बढ़ती जा रही है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। कृषि के यंत्रीकरण से सामान्य बेरोजगारी अधिक हो गई है। पहले लोग एक प्रकार से बैल से खेतों जोते थे, तो बैल वाले जो बैल रखते थे उनको भी कुछ मिल जाता था। अब ट्रैक्टर हो गया है, सभी लोग ऐसे खेत बहुत जल्दी जोत ले रहे हैं। पहले कई सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। अब गेहूँ पहले लोग मजदूर से कटवाते थे, अब मशीनें आ गई हैं, ठीक है। तो ये सब होते हैं। तो ये हो गए भाई कृषि बेरोजगारी। और दूसरी कौन सी होती है, जो मैंने आपको बताया था, वो होती गैर कृषि बेरोजगारी, मतलब बिना कृषि वाली बेरोजगारी। गैर कृषि बेरोजगारी अधिकतर औद्योगिक केंद्रों तथा नगरों में पाई जाती है, और जो कृषि बेरोजगारी होती है वो गाँव में पाई जाती है। तो गैर कृषि बेरोजगारी में खास करके आप देखते हैं चक्रीय बेरोजगारी हो गई, अस्थायी बेरोजगारी हो गई, ठीक है, मौसमी बेरोजगारी हो गई, शिक्षित या कुशल बेरोजगारी हो गई, ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी हो गई। तो ये सब हो गई बेरोजगारी के प्रकार। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न आप देखिएगा, स्वायत्त व्यसन अपराधों को रोकने के सुझाव बताइए, उपाय बताइए। तो स्वायत्त व्यसन अपराध मतलब क्या होता है, सफ़ेदपोश अपराध या स्वायत्त व्यसन अपराध। स्वायत्त व्यसन अपराध का सीधा सा मतलब होता है जब कोई बड़े व्यक्ति जो होते हैं अपराध वो करवाते हैं, अपराध में शामिल होते हैं, सभी को पता भी होता है कि भाई फला नाम का व्यक्ति अपराध कर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ जो है कोई ना पुलिस ना कोई सरकार उसके खिलाफ नहीं जाने को एक प्रकार से होती हैं। तो होता है स्वायत्त व्यसन अपराध, मतलब सभी को पता है कि भाई हाँ ये व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के खिलाफ कोई काम मतलब एक प्रकार से एक्शन ना लेना, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा ना हो पाना, ये होता है स्वायत्त व्यसन अपराध। स्वायत्त व्यसन अपराध को रोकने के लिए एक प्रकार से कई प्रकार के सुझाव आप दे सकते हैं। सबसे पहली बात, गुप्तचर विभाग जो होता है उसका विस्तार किया जाए। स्वायत्त व्यसन अपराधों को रोकने के लिए गुप्तचर विभाग में ऐसे कुशल लोगों को सम्मिलित करना आवश्यक है जो गुप्त रूप से सरकारी अधिकारियों, व्यवसायियों, राजनीतिज्ञों और व्यापारियों द्वारा किए जाने वाले अपराधों पर निगाह रख सकें। गुप्तचर विभाग में इन लोगों को इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे अपराधियों से घुल मिल करके उनके द्वारा किए जाने वाले अपराधों की प्रकृति तथा तरीकों को समझ सकें, फिर उसके बाद में उनको अंडर अरेस्ट किया जाए। तो इस प्रकार से ये गुप्तचर विभाग का विस्तार करके आप स्वायत्त व्यसन अपराधों को रोक पाएंगे। क्योंकि ये दूर से देखने में आपको बहुत एकदम से सफ़ेद पोश इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके कपड़ों पर दाग होता नहीं, लेकिन दाग जो होता है अंदर होता है भैया, ठीक है। ऊपर से देखने में बड़े अच्छे लगते हैं ये, लेकिन ये बड़े बड़े लोग करते हैं जिनके पास पैसा खूब होता है, ठीक है। दूसरी बात, सुझाव आप रोक सकते हैं इसको, अधिकारियों और राजनीतिज्ञों की संपत्ति की जांच आप समय समय पर करते रहें ताकि घूसखोरी वगैरह कम हो पाए, ठीक है। तीसरी बात, आप स्वायत्त व्यसन अपराधों को कम कर सकते हो सार्वजनिक शिकायत विभाग की स्थापना करके, जहां पर हर व्यक्ति शिकायत कर सके और उस शिकायत पर जांच हो सके, ठीक है। चौथी बात, न्याय व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। पांचवी बात, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर दंड एक प्रकार से रखना चाहिए ताकि लोग भ्रष्टाचार कम कर सकें। तो ये सब यही सब होते हैं सुझाव जिसके कारण से आप सफ़ेदपोश अपराधी को कानून में सुधार आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी से आप स्वायत्त व्यसन अपराध को रोक पाएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चौथा नंबर प्रश्न आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भ्रष्टाचार का अर्थ एवं परिभाषा को बताते हुए विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भ्रष्टाचार क्या होता है? तो भ्रष्टाचार की बात की जाए तो अंग्रेजी में भ्रष्टाचार को करप्शन कहा जाता है, ठीक है। करप्शन जो है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के करप्ट शब्द से हुई है, और इसका मतलब होता है आदर्शों का टूट जाना या नैतिकता में आदर्शों का टूट जाना या घूस लेना, ये सब होता है करप्शन का अर्थ, ठीक है। इलियट और मैरिल भ्रष्टाचार की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने निर्धारित कर्तव्य की जानबूझ करके उपेक्षा करना ही भ्रष्टाचार होता है। कि जो कर्तव्य आपका है उस कर्तव्य को आप नहीं कर रहे हैं, किस लिए नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपका व्यक्तिगत लाभ जो है उस कार्य को ना करने से ज़्यादा होता है, इसलिए आप वो कार्य नहीं करते। अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का निर्वहन आप उचित ढंग से नहीं करते हैं क्योंकि आपका व्यक्तिगत लाभ जो है अपने कार्यों के निर्वहन करने में कम और अपने कार्य के निर्वहन ना करने में ज़्यादा है, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूक्स कहते हैं कि इसमें किसी मूर्त या अमूर्त लाभ के लिए किए जाने वाले गैर कानूनी कार्य सम्मिलित होते हैं, ठीक है। अच्छा, भ्रष्टाचार को लेकर के 1961 ईस्वी में एक प्रकार से कानून भी बनाया गया है। तो कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार की कई सारी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता आप लिख सकते हो कि मूल रूप से भ्रष्टाचार एक व्यक्तिगत क्रिया है, यद्यपि इसका क्षेत्र व्यापक होने के साथ ही साथ यह एक सामूहिक क्रिया का रूप भी ले लेती है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार का संबंध व्यक्ति अथवा समूह के द्वारा अपना लिए गए निर्धारित कर्तव्यों की उपेक्षा करना होता है। तीसरी बात, यह उपेक्षा आर्थिक और अन्य लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। चौथी बात,
यह लाभ प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं, अप्रत्यक्ष भी हो सकते हैं, धन के रूप में हो सकते हैं अथवा वस्तुओं के रूप में भी एक प्रकार से भ्रष्टाचार के लाभ हो सकते हैं। पांचवी विशेषता इसकी ये है कि भ्रष्टाचार में दबाव का तत्व नहीं होता है, यह किसी व्यक्ति पर स्वेच्छा से एक प्रकार से किया जाता है। छठी बात, भ्रष्टाचार में पक्षपात का समावेश होता है और ऐसे पक्षपात उद्देश्य किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, नौकरियों वगैरह में या नकल वगैरह ये सब भ्रष्टाचार में आता है। भ्रष्टाचार में होने वाली वृद्धि की दिशा खास करके ऊपर से नीचे की ओर होती है। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार कई प्रकार के होते हैं। घूसखोरी या अनुचित लाभ, संरक्षण किसी को आप दे दें, प्रतिवेदनों को फर्जी या झूठा बना दें आप। ठीक है, लोग कोषों व संपत्ति का दुरुपयोग करें, कानून के क्रियान्वयन को जानबूझ करके रुकवा दें, भ्रष्टाचार का संस्थाकरण कर दें। तो ये सब होते हैं, कई प्रकार के ये होते हैं भ्रष्टाचार। अगला प्रश्न आप देखिएगा, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। पांचवा प्रश्न, साइबर अपराध से आप क्या समझते हैं, साइबर अपराध से क्या तात्पर्य है। साइबर अपराध का तात्पर्य कंप्यूटर तकनीकी से जुड़ी हुई जालसाजी अथवा इलेक्ट्रॉनिक डाटा की चोरी करना होता है। साइबर अपराध किसी का सिस्टम हैक कर लेना, किसी का जीमेल अकाउंट हैक कर लेना, किसी का यूट्यूब चैनल हैक कर लेना, किसी के मोबाइल फ़ोन का फेसबुक अकाउंट या सोशल मीडिया का कोई हैंडल हैक कर लेना, ये सब साइबर अपराध होता है। दूसरे तरह के अपराध जहां संगठित और असंगठित रूप से समान व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं, वहीं साइबर अपराधों का संबंध उन व्यक्तियों से होता है जो कंप्यूटर तकनीकी में विशेष रूप से प्रशिक्षित तथा योग्य होते हैं और इन लोगों में इतनी प्रतिभा होती है कि यदि उनका रचनात्मक उपयोग किया जाए तो संचार तकनीकी को एक नई दिशा मिल सकती है। इसके विपरीत जब कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में अति कुशल और मेधावी लोग अपनी दक्षता का उपयोग कंप्यूटर के माध्यम से गबन करने, गुप्त आंकड़ों की चोरी करने या अश्लीलता को प्रोत्साहन देने अथवा हज़ारों कंप्यूटरों में वायरस छोड़ करके उनकी कार्य प्रणाली को ठप कर देने कर देते हैं, तो इन कार्यों को हम साइबर अपराध कहते हैं। साइबर अपराध को अनेक विद्वानों ने भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा परिभाषित किया है, यद्यपि सभी का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि जब कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के ज्ञान का दुरुपयोग कानून और विरोधी और अनैतिक कार्यों के लिए किया जाता है तो ऐसे व्यवहार को हम साइबर अपराध कहते हैं। कुल मिलाकर के साइबर अपराध का सीधा सा मतलब होता है जिसमें गैर कानूनी कार्यों हेतु कंप्यूटर को एक हथियार अथवा निशाना अथवा दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा दंडित कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, परंतु साइबर अपराध की अधूरी परिभाषा है ये, क्योंकि भारतीय दंड संहिता में भी अनेक अपराधों जैसे ईमेल के द्वारा धमकी देना धारा 499 के तहत होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से धोखाधड़ी करना धारा 461, नकली वेबसाइट या साइबर अपराध धोखेबाजी धारा जो होती 420 जिसको कहते हैं। ठीक है, नकली ईमेल धारा 463 और इन सभी को एक प्रकार से साइबर अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न आप देखिए, छठा प्रश्न है, भारत में निर्धनता उन्मूलन के लिए किए गए उपायों को बताइए। भारत में निर्धनता उन्मूलन के लिए कई उपाय किए गए हैं, उन्हीं के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रश्न क्या है, भारत में निर्धनता को ख़त्म करने के लिए निर्धनता उन्मूलन के लिए जो उपाय किए गए हैं उनके बारे में आप बताएं। तो भारत में निर्धनता उन्मूलन के लिए कई उपाय किए गए हैं। सबसे पहली बात आप लिखिएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बनाई गई, 1999 में प्रारंभ की गई योजना थी ये, और इस योजना का उद्देश्य था लघु उद्यमों को बढ़ावा देना और सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों की सामाजिक पुनर्गठन और उनके प्रशिक्षण और क्षमता का निर्माण करना। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। दूसरा जो संस्था है खास करके उपाय भारत सरकार के द्वारा जो निर्धनता को कम करने के लिए किया गया वो है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। 2001 ईस्वी में शुरू की गई यह योजना और इस योजना का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा, अस्थायी सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक परिसंपत्तियों का सृजन और आधारभूत ढांचे का विकास करने के साथ साथ अतिरिक्त मजदूरी मुहैया करवाना। तीसरा जो निर्धनता उन्मूलन के लिए काम किया गया वो है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इस योजना की शुरुआत 2000 से लेकर के 2001 ईस्वी के बीच में हुई और राज्यों और संघ क्षेत्रों में की गई थी ताकि ग्राम स्तर पर अस्थायी मानव विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, चौथा काम किया गया भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामीण आवास जिसको कहते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास से संबंधित ग्रामोदय योजना 4 अप्रैल 2000 ईस्वी को शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्राम स्तर पर अस्थायी पर्यावास विकास को पूरा करना है। इस योजना के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना समूचे देश में लागू की गई और इस योजना के अंतर्गत वित्त मंत्रालय सीधे राज्य सरकारों को धनराशि जारी करता है। पांचवा जो उपाय किया गया वो किया गया प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना।
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में ग्रामीण पेयजल परियोजना पानी को लेकर के, ठीक है, ये काम किया गया। जल प्रबंधन, जल भराई, पेयजल संसाधन, जल संरक्षण इसकी चीज़ अंतर्गत की गई। छठी बात, अंत्योदय अन्न योजना। यह योजना प्रधानमंत्री के द्वारा 25 दिसंबर 2001 ईस्वी को शुरू की गई एक योजना है, ठीक है। ये अन्नपूर्णा योजना इसके बाद में चालू की गई, जो भी गरीबी को ख़त्म करने के लिए है। 100% केंद्रीय जो है प्रायोजित योजना है ये, और 1 अप्रैल 2000 ईस्वी से प्रभावी होती है अन्नपूर्णा योजना। और इसका उद्देश्य था कि उन परिषद नागरिकों को सरकारी पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं, लेकिन जिन्हें पेंशन मिल नहीं रही है उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान किया जाए। तो ये निर्धनता को ख़त्म करने के लिए कई काम किए गए भारत सरकार के द्वारा। 7वां प्रश्न है, मादक द्रव्य व्यसन के कारण को बताइए। मादक द्रव्य व्यसन के कई कारण हैं। लोग मादक द्रव्य व्यसन क्यों करते हैं? पहली बात तो सुख की इच्छा के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बताते हैं कि भाई मादक द्रव्य सेवन करने से सुख मिलता है, अच्छा अनुभूति होती है। और आप आजकल देख ही रहे होंगे, बच्चे जो होते हैं आजकल के शराब और सिगरेट पी करके बहुत अच्छा महसूस करते हैं अपने आप को, ठीक है, पहली बात। दूसरा कारण है नगरीकरण, क्योंकि नगरों में आप देख रहे हैं नगरीकरण से क्या होता है, नगरीकरण में अलग अलग स्थानों पर चाय सुट्टा बार से लेकर के बार और बड़े बड़े एक प्रकार से होटल होते हैं जहाँ पर दारू वगैरह या इन सभी की सुविधा होती है। दारू की दुकानें भी बहुत ज़्यादा होती हैं शहरों में, तो उसके कारण से लोग उनके माता पिता भी देख नहीं पाते हैं। कई सारे ऐसे अड्डे बने होते हैं जहाँ पर आप चोरी छुपा पी सकते हैं। गाँव वगैरह में क्या आप कहीं पर पियेंगे तो गाँव वगैरह के लोग बता देंगे कि भाई फलाने का लड़का पी रहा था, ये चीज़ होती है। तीसरी बात, जीवन की निराशाएं। आज की जो युवा पीढ़ी है उसका जीवन अत्यंत निराशापूर्ण है। आपको बता दूं आजकल के जो युवा हैं उनकी अगर बात की जाए तो शिक्षा उद्देश्य विहीन शिक्षा है। बिना किसी मतलब वो ऐसे पढ़ रहे हैं कि भाई फलाने का लड़का पढ़ा था तो हमारा लड़का पढ़े, इसलिए पढ़ता है, वो भी पढ़ता रहता है बिना किसी मतलब का। और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। मनोरंजन भी एक प्रकार से उतना अच्छे तरीके से हो नहीं पाता है। उच्च वर्ग के व्यवहारों का अनुकरण लोग करते हैं। भौतिक मूल्यों में वृद्धि हो रही है। ये सभी दशाएं हैं जो कि एक प्रकार से युवा वर्ग के मानसिक संतुलन को बिगाड़ देती है। और इससे लोग निराशा को दूर करने के लिए बहुत सारे लोग पीते हैं कि भाई टेंशन दूर होता है। दारू पीने, सिगरेट पीने से एक प्रकार से टेंशन दूर होता है, और इसी टेंशन के चक्कर में वो अपने संपूर्ण जीवन को टेंशन में डाल देते हैं, ठीक है। चौथा कारण है दोषपूर्ण संगति। कभी कभी ऐसे मित्र और साथी मिल जाते हैं जो कि ज़बरदस्ती आपको पिलाने का प्रयास करते हैं। वो आपको दारू शराब के फ़ायदे ही बताएंगे, नुकसान नहीं बताएंगे। तो ऐसे मित्रों, दोषपूर्ण संगति, संगत से गुड़ावत है, संगत से गुड़ जाए। एक बोरा आलू अगर रखी है तो मन 2 आलू अगर सड़ी फेंक दियो तो पूरा बोरा सड़ जाता है 10 दिन बाद। तो ऐसे अगर 2-3 मित्र हैं मिल गए तो हैं कि वह दारू शराब या मदिरा एक से सेवन करते हैं तो तुम सिखा दे मन को 2 राय नहीं। 4-5 दिन साथे घूमबो, 4-5 दिन बहुत ज़्यादा आदर्श बनबो, अरे ना पीबे 5 दिन से तुम्हें मारी वारी के 2-3 लपोटा याद है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें होती हैं और ख़ास करके आप देखते भी होंगे। तो मादक द्रव्य व्यसन के कई कारण हैं। आजकल तो फैशन बन चुका है, तो एक फैशन भी कारण आप लिख सकते हो, फैशन। जी, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें तो गारंटी जीवन की भी नहीं है फैशन के दौर में किसी प्रकार की। तो फैशन के दौर में लोग इतना पी रहे हैं, बाप बेटे साथ में बैठ करके जाम लड़ा रहे हैं, चीयर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब अच्छा, दारू पीना अब आधुनिकता लोग मानते हैं कि अरे दारू पीन है बहुत बड़ी बात है, अंग्रेजी पी के आए हैं हम, रम पियन है, मतलब ये एक बहुत बड़ा टैलेंट मान लीजिए कि दारू पीना एक बहुत बड़ी प्रतिभा हो गई। दारू पीना एक प्रकार से प्रतिष्ठा की बात होने लगी है आजकल शहरों में। तो ये सब यही सब जो है कूड़ा कबाड़ की जो मानसिकता खास करके आप देखते हैं, जो पाश्चात्य जगत की मानसिकता है उसको लोग अपना रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। 8वां प्रश्न आप देखिएगा, दहेज किसे कहते हैं? दहेज प्रथा के कारण बताइए। दहेज प्रथा क्या है भाई? दहेज प्रथा के बारे में आप बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दहेज प्रथा की अगर बात की जाए तो दहेज जो होता है जिसको अंग्रेजी में डोरी कहते हैं, ठीक है। दहेज शुरुआत में क्या था, बड़े बड़े लोग आपस में राजा महाराजा लोग दिया लिया करते थे। फिर धीरे धीरे लोगों ने, छोटे जातियों ने भी अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे फैल गई। चूँकि पहले वर्तमान में जो बड़े बड़े राजा होते थे वही देते थे, फिर ब्राह्मण लोग भी देने लगे, फिर वैश्य लोग देने लगे दहेज बहेज, फिर उसके शूद्र लोग भी देने लेने लगे। इस प्रकार से ये दहेज की कोई अवधारणा, कोई धर्म विशेष की नहीं कि धर्म में ये लिखा है कि दहेज देना चाहिए, नहीं, कोई
कोई लिखावट ये है ही नहीं कि दहेज देना लेना पड़ता है। लोग वैसे खुशी होते हैं तो दे देते लोग, कि 100 हाथी दे दिया, घोड़े दे दिए, तो ये सब एक प्रकार से लोग देते जिनके पास होता था। लेकिन अब उसका विकृत रूप सामने आ गया कि भाई जिसके पास नहीं भी है उसको मजबूरी में देना पड़ता है, चूँकि वो लोग दे रहे हैं। ये होता है दहेज। ठीक है, दहेज किसे कहते हैं? दहेज की अगर बात की जाए, दहेज जो होता है, दहेज निरोधक अधिनियम में आया था 1961 में, उसमें बताया गया कि दहेज का अर्थ कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान निधि है जो विवाह करने वाले दोनों पक्षों में से एक दूसरे पक्ष को अथवा विवाह में भाग लेने वाले पक्षों में से किसी पक्ष के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति के ने दूसरे पक्ष के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति को विवाह के अवसर पर या विवाह के पहले या विवाह के बाद दूसरे पक्ष के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति को विवाह के अवसर पर विवाह मतलब उसके अवसर पर दिया जाता है, बिना शर्त के या शर्त के बाद में, या कोई कि हम बाद में देंगे, गौना आएगा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के दहेज जो होता है, आजकल अगर मैं आपको बताऊं सरल भाषा में, आप सभी लोग भी जानते हैं कि दहेज जो होता है वो कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है। कन्या की जब शादी लोग तय करने जाते हैं तो घर पे आएंगे, लड़की की शादी। अच्छा, वर्तमान का जो दृश्य है, पहले लड़कों की शादी देखने के लिए लोग जाते थे, लड़कियों की नहीं देखने आते थे। ठीक है, तो ये धीरे धीरे करके फिर बदल गया जो है पूरा का पूरा सिस्टम, और आज लड़कियों की शादी देखने के लिए लोग जाते हैं। क्योंकि लड़कियों की एक प्रकार से आजकल लड़कियों को उतना ज़्यादा वैल्यू पहले बीच में मध्यकाल में खास करके नहीं दिया जाता था। ठीक है, और आजकल लड़की और लड़का एक समान के नारे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी आप देख ही रहे होंगे कि लड़कियों की शादी देखने के लिए लोग जाते हैं, लड़कों की नहीं देखने जाते हैं। ठीक है, और लड़कों की एक प्रकार से अच्छा, लड़के लोग एक प्रकार से शादी अगर उनकी आएगी तो ही होगी। लोग ये नहीं कहते कि हमारे भैया लड़कों हमारे लड़कों की शादी कर लो या कहूँ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। कहीं किसी समाज में होता है ऐसा, लेकिन पूरे लगभग अधिकतर समाजों में आप देखिएगा तो केवल लड़की लोग की तरफ से ही आते हैं लोग, और उसी समय बातचीत हो जाती है कि भाई हाँ हीरो होंडा दे हैं कि 4 चक्का दे हैं, या कहीं इतना रुपया नगर ले लो। अच्छा, जब ये सब बात करते दहेज वहेज की तो 2-3 लोग दूर उठ करके चले जाएंगे और बात करेंगे, ठीक है तो मामला निपटा लो, ठीक है, हाँ ऐसे, और धीरे धीरे बात करेंगे कि जो बच्चे ना सुन पाएँ। तो ये सब होता है। दहेज के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला कारण है कुलीन विवाह का नियम। जो कुलीन विवाह का नियम का मतलब होता है कि परिवारों के लड़कियों की मांग जो होती है अत्यधिक, मतलब लड़कों की मांग अत्यधिक बढ़ जाती है। दूसरी ओर जीवन साथी के चुनाव का क्षेत्र बहुत सीमित रह जाता है। इस स्थिति में वर पक्ष को कन्या से अधिक दहेज प्राप्त करने का पूरा अवसर भी मिल जाता है। आपको बता दूं कि लड़का, अच्छा आजकल के जो लड़कियों के पिताजी हैं या लड़की जो है वो सरकारी नौकरी या अच्छा कमाने वाला पति ही ढूंढती है कि भाई जितना ज़्यादा पति कमाएगा उतना ज़्यादा हम शॉपिंग कर पाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा सामान आ पाएगा, साड़ी वाड़ी हफ्ते भर पे बदलते रहेंगे। तो इससे कारण से क्या होता है कि दहेज को लोग एक प्रकार से दहेज जब वो सोचते हैं कि भाई लड़कवा पढ़ा लिखा चाहिए, तो लड़का सोचते हैं कि जितना हम पढ़े लिखे हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम 4 चक्का ना ली तो क्या करी। तो यह प्रकार से दहेज को और प्रोत्साहन मिलता जा रहा है दिन प्रतिदिन। ठीक है, लोग चूँकि दोनों तरफ की कमियां हैं, अकेले लड़कों की कमियां नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर दूं शुरुआत से ही। चूँकि लड़कियां एक प्रकार से इसमें घसीटी जाती हैं। मान लीजिए इसमें कुछ होता है कि लड़कों के माता पिता जो होते हैं वो चाहते हैं कि भाई हमने अपने लड़कों को पढ़ाया तो हमको मिले, और बगल वाले में चूँकि मिल गया 1 लाख रुपया और एक गाड़ी हीरो होंडा की, तो अब ये सोचता है कि हम लोग 1 लाख रुपया ना मिले तो हमारी इज्जत इनके बगल वाले पड़ोसी से कम हो जाए। तो यही लिए दहेज का एक वो भी बन चुका है कि भाई प्रतिष्ठा की बात होने लगी आजकल तो। ठीक है, दूसरी बात बाल विवाह। बाल विवाह के कारण से भी एक प्रकार से दहेज प्रथा को बढ़ावा मिला है। ठीक है, तीसरी बात है धार्मिक विश्वास भी है एक प्रकार से दहेज को लेकर के। वो धार्मिक विश्वास जो है वो झूठा विश्वास ही है, वैसे लोग विश्वास करते हैं। देना लेना तो अपने स्तर पर है, लोग खुशी खुशी दे दे, खुशी खुशी लोग ले ले, उसमें एक प्रकार से अच्छा होता है। लेकिन दहेज अगर आप ज़बरदस्ती ले रहे तो गलत बात है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई कारण हैं, जैसे कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी इसका एक कारण है। ठीक है, इसके अलावा आप देख रहे हैं काले धन में वृद्धि हो रही है, इसके कारण से लोग दहेज वगैरह देते हैं। पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था है, इसके कारण से भी दहेज व्यवस्था को कम नहीं हो पा रही है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया क्या है कि लोग एक दूसरे को देख करके कि भाई वो बड़े लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, ऐसा होता है। तो दहेज लोग देते रहते हैं, चाहे उनका 1 बीघा खेत ही बिक जाए लेकिन वो देते हैं दहेज। ठीक है, वो व्यवस्था वैसी करते हैं जैसे उन्होंने करी थी। तो देखी देखा में होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन चुका है। माता पिता का प्रभुत्व एक प्रकार से आजकल के विवाहों में होता है। तो ये सब एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे दहेज को बढ़ावा मिलता है इससे। अगला जो प्रश्न है, केवल 2 प्रश्न करने होते खंडसात से,
450 शब्द या 500 शब्दों में आपको उत्तर लिखना होता है दीर्घ उत्तरीय का। देखिए पहला प्रश्न है, भारत में दलितों की स्थिति एवं उनके विकास हेतु किए जा रहे उपायों का विवरण दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर मतलब पढ़ लीजिएगा इसको, याद नहीं करना कुछ भी। अगला प्रश्न है, तलाक अथवा विवाह विच्छेद का अर्थ स्पष्ट करते हुए कारण भी बताइए। आप जो भी एक प्रकार से पढ़िए, 2-3-4 बार पढ़ लीजिएगा, अपने आप वो ध्यान में रहेगा, ठीक है, बस सब पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वृद्धजनों की प्रमुख समस्याओं का अर्थ बताते हुए स्वरूपों एवं समाधानों को भी व्यक्त कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विस्थापन का अर्थ बताते हुए इनके प्रकारों को भी बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रकार से कई प्रश्न आपसे पूछे गए थे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। विस्थापन के अर्थ को आप तैयार कर लीजिएगा, वृद्धजनों की समस्याएं उनको पढ़ लीजिएगा, तलाक यानी विवाह विच्छेद के बारे में जान लीजिएगा, और दलितों की स्थिति और अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, वो भी आएगा। वहाँ पर हमने प्रश्न नहीं रख पाया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप अल्पसंख्यक के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार के प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा, यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको जो अगला पेपर आपका है जियोग्राफी का यानी पेपर है, उसके लिए तैयारी मैं कल और भी वीडियो आपको दूंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, ठीक है। चलिए शेयर कर दीजिए। तो समाजशास्त्र का नवीनतम मॉडल पेपर आप लोगों ने आज देखा, समझा और जाना। BA 4th सेमेस्टर के छात्र छात्रों के लिए सोशियोलॉजी का लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, गुड नाइट।